बताओ, आप मुझे देश का एक किसान संगठन बता दो जो आपके इन 3 कानूनों का समर्थन करता हो। मोदी सरकार ठीक से चला, ठीक से चला, ठीक से चला। तो नरेंद्र मोदी ने पूरा ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁਰ ਜੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। किसान अपना हक लड़ रहा है तो किसान अपना हक लेके। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मुझे नहीं मालूम कि बॉलीवुड में कितने लोग अफीम खाते हैं, चरस लेते हैं, या कितने लोग शराब पीते हैं, कितने लोग वो नशा कर रहे हैं जिसको भारत का कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि भारत के 130 करोड़ लोगों ने ज़रूर एक ऐसा नशा कर रखा है कि उन्हें अपने ही मुद्दे समझ में नहीं आ रहे हैं। फिलहाल भारत के लाखों किसान सड़कों पर हैं। 25 तारीख से भारत बंद का ऐलान करने के बाद लगातार अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं किसान। जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनके पास कोई ऐसी पीआर पब्लिक रिलेशन मशीनरी नहीं है कि वो न्यूज़ चैनल्स को ये बता सकें कि हमारे मुद्दे आप उठाइए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद से लगातार हफ्तों गुजर चुके हैं, पूरी दुनिया की तरह भारत में कोविड-19 को लेकर जो संक्रमण है वो उस स्तर पर आ चुका है कि अभी लाखों की तादाद में लोग अलग अलग शहरों में आप देख रहे हैं। आपके आसपास भी, मेरे आसपास भी लोग अस्पतालों में दाखिल हैं। कुछ बहुत ही करीबी जानने वाले लोग जिनका देहांत भी हो गया है, कुछ लोग लड़ रहे हैं और कुछ लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में भी हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल पर जो एजेंडा है, जो राष्ट्रीय एजेंडा है, वो बदल नहीं रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो आप देख रहे हैं द वायर पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किसान जो हैं हमारे, उन्हें आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। वो आवाज़ जो कि सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि मोदी सरकार को अगर आप पिछले 6 साल में देखेंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि साधारण सरकारें हैं वो करती हैं। जो भी चीज़ है वो वाटरशेड मोमेंट है, जो भी चीज़ है वो एक ऐसी चीज़ है, अप्रत्याशित है, यानी पहले कभी नहीं हुई, अभूतपूर्व है, पहले कभी किसी सरकार ने नहीं की, किसी नेता ने नहीं की। और चूंकि जब एजेंडा ही इससे शुरू होता है कि किसानों के लिए उनकी सबसे बेहतरी और उनके भविष्य को देखने का सारा जिम्मा सरकार का है, इसमें किसानों से भी बेहतर मोदी सरकार जानती है कि किसानों के लिए क्या भला है। और जब आप किसी कानून को, किसी अपनी स्कीम को जब अभूतपूर्व कह देते हैं, अनप्रेसिडेंटेड कह देते हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो शायद उसके विरोध की जो गुंजाइश है, जो विरोध प्रदर्शन की जो गुंजाइश है, उसके ऑपोजिशन की जो गुंजाइश है, वो भी बहुत कम हो जाती है। और इसीलिए क्योंकि कंसल्टेशन जिसे हम कहते हैं, सलाह मशवरा, राय लेना, उन लोगों से राय लेना जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिनके भविष्य का आप फैसला कर रहे हैं। तो कानून संसद से पास हो चुके हैं, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। अब ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। तीनों फार्म बिल एक्ट बन चुके हैं। लेकिन ऐसे में अब देश भर में, खासकर उत्तर भारत के अलावा कर्नाटक में भी हम देख रहे हैं कि कैसे किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जो वहाँ स्थानीय पत्रकार हैं, जो जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए इन प्रदर्शनों को ऑर्गेनाइज किया गया है, बल्कि स्वतः ही खुद अपने नाराज़गी और अपने जो उनके सरोकार हैं उनको लेकर सड़कों पर उतरे हैं। 24 घंटे का कवरेज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट चैनल्स कम से कम जो स्थानीय स्तर पर है, कर्नाटक के चैनल्स हैं, वो चला रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपको कितना नजर आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। उस पर अभी भी सुशांत सिंह राजपूत, उनसे जुड़े हुए तमाम मामले, उनकी गर्लफ्रेंड, उनके परिवार वाले, उनसे जुड़े हुए लोग कि कितने लोग नशा करते हैं, किसको अब बुलाया जा रहा है नार्कोटिक्स ब्यूरो के जरिए, वही सब आप देख रहे होंगे। लेकिन फिलहाल कम से कम स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय चैनल हैं वो इसकी ज़रूरत को समझ रहे हैं। तो यह सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर वो सलाह मशवरा क्यों नहीं करते। और अब ये मैं नहीं, बल्कि अब खुद उनके जो अलायंस पार्टनर्स रहे, गठबंधन के साथ ही रहे, अकाली दल, वो पहले उनके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनकी मंत्री के इस्तीफे के बाद अब पार्टी ने ही विड्रॉ कर लिया। तो साफ तौर पर बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं कि हमसे 6 साल में कोई बातचीत नहीं की गई, या एक ज़माना गुजर गया हमसे, यानी एनडीए के जो उनके घटक दल हैं उनके बीच ही कोई बैठक नहीं हो रही है। तो क्यों न सिर्फ कि
जो एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो एक संघीय ढांचा है, जिसमें कोई भी फैसला लेने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप तमाम राज्यों से बातचीत करें। और यही फ़र्क पैदा हुआ जब लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया गया, कि जब पहले लॉकडाउन का फैसला लिया गया मार्च के महीने में, तो कोई सलाह मशवरा किसी मुख्यमंत्री से नहीं किया गया। उसके बाद जब ये लगा प्रधानमंत्री को और सरकार को कि शायद ये उल्टा पड़ सकता है और इसका आरोप उनके ऊपर लग सकता है, अगर लॉकडाउन से का जो नतीजा आया उस पर लोग उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, तो इस फैसले को दूसरों के कंधे पर लादने की वजह से फिर एक सलाह मशवरा करने की कोशिश की। ये समझ में नहीं आता कि लॉकडाउन को लेकर भी कोई मशवरा नहीं किया गया। 130-135 करोड़ लोगों को सीधे जो है तालाबंदी में डाल दिया गया। अब जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसानों के लिए, आप उनकी भलाई के लिए आप ये कह रहे हैं कि एक इतना बड़ा कानून है जो कि पूरे तरीके से इतना बड़ा सुधार लेकर आएगा कि किसानों की किस्मत बदल जाएगी। और हम तो जानते हैं कि 2022 तक ये वादा किया गया कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है। तो ये कौन से सरफिरे किसान हैं जो किसानों की आमदनी दोगुने होने के वादे पर यकीन करके उन्होंने न सिर्फ एक बार बल्कि दो बार भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, भाजपा को वोट दिया, और वही किसान सड़कों पर बाहर निकले हुए हैं। तो ये समझ से बाहर है कि संघीय ढांचे की परवाह न करते हुए, किसी से सलाह मशवरा न करते हुए, क्यों आखिर हर फैसला इस तरह से लिया जा रहा है जैसे भारत में संघीय ढांचा ना होकर, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ना होकर, एक राष्ट्रपति के तौर पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तौर पर यहाँ पर शासन हो रहा है, जैसे एक ही प्रधानमंत्री को सारे फैसले लेने हैं। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि क्यों वो लोग आखिर जो उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, उनको जिस तरह से नाम पुकारे जा रहे हैं, खुद कंगना रनावत जो कि भाजपा की काफ़ी बहुत ही करीबी मानी जाती हैं, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यानी वो लोग जो कि सरकार को अपोज करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उन्हें आतंकवादी बताया जाता है, चाहे वो CAA के प्रोटेस्टर हों जिसमें चक्का जाम को लेकर लोकतांत्रिक बता दिया गया, उनमें से दर्जनों लोग अभी जेल में हैं, या फिर इससे पहले अभी हमने देखा कि दर्जनों की तादाद में, मैं कहूँगी हज़ारों की तादाद में उन छात्रों ने विरोध किया कि हम इम्तिहान नहीं देना चाहते हैं, कोविड-19 की वजह से हमें संक्रमण का खतरा है, उनकी बात को ध्यान में नहीं रखा गया। अब किसान हैं, तो लगातार जो अलग अलग समूह जिनके भी हित प्रभावित हो रहे हैं वो सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं और अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज कर रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी राजनीतिक जो इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, कोई भी चुनावी कीमत जो चुकानी पड़ सकती है, क्या इसकी कोई परवाह नहीं है? क्या वो समझते हैं कि अभी भी वो इतने लोकप्रिय हैं कि कोई भी वो फैसला ले सकते हैं, किसी भी समुदाय को नाराज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसान समुदाय हो, चाहे वो छात्र समुदाय हो, चाहे वो और दूसरे बेरोजगार युवा हों, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए द वायर के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु मौजूद हैं। वेणु, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि 25 तारीख से लेकर और अब तक लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब किसान जो संगठन है वो ये कह रहे हैं कि इसको अगले स्तर पर हम लेके जाएंगे। इसको राजनीतिक नजरिए से आप इसे कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, ये अभी राजनीतिक रूप, अभी राजनीतिक तो जो दबाव भी बन रहा है, और जिस तरह पिछले कुछ दिनों में अकाली दल इनके जो मेन अलाय हैं वो अभी NDA से भी बाहर आ गए, और आज जो खास स्टेटमेंट है सुखबीर बादल का, अकाली दल के जो सीनियर जो है लीडर, कि नरेंद्र मोदी ने पिछले कई सालों में NDA की एक मीटिंग नहीं करी, तो ये दर्शाता ये है कि NDA मोदी सरकार में कोई किसी को कंसल्ट करने का कोई NDA के अंदर ही अगर कंसल्ट नहीं कर रहे लोगों के साथ, तो और अपोजिशन पार्टी से कंसल्ट करना तो बहुत दूर, और पार्लियामेंट में इसमें खास अच्छी तरह डिबेट कराना तो बहुत ही दूर मान के चलिए। तो मेरे ख्याल ये मुद्दा अरफा अब 2-3 लेवल पे ये राजनीतिक मुद्दा पकड़ रहा है। एक लेवल पे कि भाई किसानों को क्या चाहिए, किसानों को कुछ जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, और उसमें सरकार की जो भी प्रतिक्रिया आ रही है वो, और दूसरा कि ये सरकार एक फेडरल पॉलिटिक्स को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पूरी तरह जिस एम्बेडेड है उसको किस तरह उसको ट्रीट कर रही है, किस तरह उस फेडरल पॉलिटिक्स को उसको बढ़ावा दे रही है, नहीं दे रही है। तो ये सारी चीजें कई लेवल पे अब हो रही हैं। और एक और मुद्दा अरफा, ये मैं देख रहा हूँ, ये किसानों का तो है ही, साथ में और भी जो
मुद्दे हैं पार्लियामेंट में, जिस तरह ऑपोजिशन पार्टीज को ट्रीट किया गया, और रीजनल पार्टीज भी इस किसान के मुद्दों के अलावा और भी मुद्दे आएंगे, और ये फेडरल पॉलिटी को लेके जीएसटी का मुद्दा, टैक्सेस का मुद्दा वगैरह वगैरह। मैं पूछूंगी, हाँ मैं आपको वो सवाल ही पूछूंगी, और खासकर जो फेडरलिज्म का मुद्दा आप उठा रहे हैं वो इस कार्यक्रम का विषय भी यही है कि किस तरह से जीएसटी का शेयर भी जो है वो राज्यों को देने को तैयार नहीं है। अब ये पूरा किसान जो ये एक्ट बन चुका है, फार्म एक्ट, उसके तहत भी जो एक टैक्स के तौर पर एपीएमसी के थ्रू जो राज्यों को पैसा मिलता था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो राज्य मंडियों से जो पैसा लेते थे वो भी नहीं मिल पाएगा उनको, क्योंकि वो भी प्राइवेट, तो आमदनी जो है वो सरकार की राज्य के स्तर पर भी कम हो रही है। लेकिन एक मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कर्नाटक का, क्योंकि वो अकेला ऐसा राज्य नजर आ रहा है जो बीजेपी शासित है, और उसके बावजूद भी वहां जिस तरह हो रहे हैं, और जो लोकल वहां के जो स्थानीय पत्रकार हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें कोई भी जो है वो सत्तारूढ़ यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं राजनीतिक, वो शामिल नहीं है। तो और से लोग सड़कों पर उतरे हैं, यानी कि जो किसान है वो सड़कों पर उतरे हैं, और जो मुख्यमंत्री का बयान है वो कह रहा है कि 6 महीने आप इंतजार कर लीजिए, हमें कुछ समय तो दीजिए। तो जो एक नर्वसनेस है वो साफ नजर आ रही है। बिल्कुल अरफा, इसमें नर्वसनेस साफ नजर आ रही है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये केवल अब पंजाब और हरियाणा के किसानों का मुद्दा नहीं रहा है। जो ये सरकार बार बार ये बोलती है कि ये तो केवल पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जो खासकर जो एमएसपी का फायदा उठाते हैं, और बड़े किसानों का प्रोटेस्ट है, बाकी और स्टेट्स में किसान ठीक है। ये बिल्कुल गलत है अरफा। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण ये देता हूं कि आज की तारीख में भी करीब 95% किसान जो है, जो 94% प्रतिशत किसान जो है आजकल भी ओपन मार्केट से ही खरीदते हैं, और ये छोटे किसान हैं और 2 हेक्टेयर से कम इनकी जमीन है, और इनके पास ट्रेडर्स आते हैं और वो बिल्कुल ओपन मार्केट में बेचते हैं। तो वो उनका भी ये मुद्दा है कि उनको सही दाम मिलेगा कि नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये अरफा ये है कि अगर ये सरकार का दावा है कि किसानों को एक बड़े फ्री मार्केट और फ्री चॉइस दी जा रही है और उनको वाजिब दाम मिलेंगे, तो अगर ये सरकार का दावा है तो क्या ये दावा करेंगे कि मोदी जी का जो प्रॉमिस था 2014 में, कई मीटिंग में बोला कि किसानों को अपनी लागत के ऊपर 50% मिलेगा, और उसके बाद ये गोल पोस्ट बदला गया कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। क्या ये दावा करते हैं कि इस इतने बड़े जो रिफॉर्म के बाद, फार्म बिल्स के पारित होने के बाद किसानों की आमदनी डबल होगी? इसका कोई भरोसा नहीं है। असली मुद्दा यह है कि किसानों की आमदनी 2022 तक डबल होगी कि नहीं। आप उसके लिए आप जो करना है कीजिए, मगर वो होगा कि नहीं वो आप किसानों से पूछ लीजिए। किसी को भी सरकार पे विश्वास नहीं है कि किसानों की आमदनी डबल होगी। और दूसरा, मैं इसको दूसरे एक और कोण से भी देख रही हूँ कि अगर कुछ कमेंटेटर्स हैं जो न्यूट्रल कमेंटेटर्स हैं, राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा वो अलाइंड नहीं है, उनमें से भी कुछ ये कह रहे हैं कि शायद इन कानूनों में कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं। मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि क्यों कानून पास करने से पहले, पार्लियामेंट में इस कानून को रखने से पहले, क्यों नहीं किसानों से, जो किसान संगठन है उनसे, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे क्यों नहीं मोदी सरकार बात करती है? क्या ये एक आपको लगता है कि सबसे बड़ी जड़ है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में तानाशाही तरीके से फैसले लिए जाते हैं कि कानून पहले पास होता है, विरोध बाद में होता है? बिल्कुल अरफा, अभी तक आप जितने बड़े बड़े जो आर्थिक बड़े रिफॉर्म्स जिन्हें ये रिफॉर्म्स बोलते हैं, हालांकि मैं नहीं मानता कि नोटबंदी एक रिफॉर्म था, मगर इन्होंने कहा कि भाई नोटबंदी बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बड़ा डिजिटाइजेशन हो गया है, हो जाएगा, और ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। कुछ हुआ नहीं है कुछ भी, मगर वो भी आपने देखा, पहले डिसीजन लिया गया, बाद में उसकी एनालिसिस ही बाद में हुई, और बाद में वहां पे आपने देखा गोल पोस्ट बदलते रहे। कभी बोला कि डिजिटाइजेशन के लिए कर रहे हैं, कभी बोले कि ब्लैक मनी के लिए खत्म करने के लिए कर रहे हैं, कभी बोले कि भाई टेररिस्ट पैसा मनी को अटैक करने के लिए कर रहे हैं। तो अब उसके बाद मैं कहूंगा कि अब जीएसटी देख लीजिए। जीएसटी में भी परसों सीएजी ने कहा कि भाई 47,000 करोड़ जो राज्यों को जाना था, इन्होंने अपने पास रखा हुआ था,
और उससे ये अपना वित्तीय घाटा कम दिखा रहे थे, जबकि वो पैसा वो राज्य सरकारों को देना था। अच्छा, वो उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं गया। अगर सीएजी अगर वो नहीं आगे बताता तो उसके बारे में पता नहीं लगता। और उसी तरह जैसे फार्म बिल और में किसी से कंसल्टेशन स्टेट से नहीं हुई। हालांकि वित्त मंत्री कल बोल रही थी कि भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, कृषि मंत्री ने औरों से बात करी थी और इन और स्टेट से और भी जो फार्म लीडर से बात करी थी, मगर उसका कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि इनके जो एलआई खुद बोल रहे हैं कि हमसे कंसल्ट नहीं किया। जब सुखबीर बादल और उनके खुद मिनिस्टर जो है वो कह रही हैं कि हरसिमरत बादल कि हमसे नहीं कंसल्ट किया, तो फिर औरों से तो कंसल्ट करने की बात ही बहुत दूर है। और लेबर बिल में भी अरफा इन्होंने इतना बड़ी चेंजेस लेबर लॉ में इन्होंने लाया है, उसमें भी कोई ज्यादा किसी से कंसल्ट नहीं हुआ। ट्रेड यूनियन, मेरा इंफॉर्मेशन है कि भारतीय मजदूर संघ परिवार का खुद का जो ट्रेड यूनियन है वो उनसे भी पूरी तरह कंसल्टेशन नहीं हुआ है इस इश्यू को लेके। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। और आखिरी बात अरफा मैं ये रखना चाहूंगा कि ये जो फार्म बिल जो है, आपने कहा ठीक है, इनके जो समर्थक भी हैं, इनके एक अशोक गुलाटी हैं, अर्थशास्त्री है, जो कृषि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मगर वो भी ये कहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर में कम से कम 10% की बढ़ोतरी नहीं आती एग्रीकल्चर ग्रोथ में, किसानों की आमदनी डबल नहीं होगी। तो ये दावा तो वो भी नहीं करते कि ये सारे बिल्स की वजह से कृषि में 10% की बढ़ोतरी आनी शुरू हो जाएगी विकास दर में। कृषि मैं बात पूछना चाहती हूँ आपसे चुनावी लिहाज से, अगर देखिए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि हो सकता है उसे बहुत सारी चीजें नहीं आती हो, लेकिन एक चीज उन्हें जरूर अच्छी आती है कि वो देश में, सिर्फ भारत में नहीं, वो विदेश में भी जाके चुनाव जीत सकते हैं। मतलब जो एक इलेक्शन मशीनरी उन्होंने तैयार की है कि कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई भी जनता हो, हमारे पास हमने एक कोड क्रैक कर लिया है। एक ऐसी पार्टी, क्या वो ये नहीं सोच रही है कि जो किसान समुदाय है, जो कम्युनिटी है ये पूरी, उसको नाराज करके कैसे बिहार, उसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल, कई अहम राज्यों में चुनाव हैं, उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा चुनाव, क्या ये सब नहीं सोच रहे हैं कि जो प्राइवेट, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने के चक्कर में इतने बड़े जो हमारा जो कृषि समुदाय है उसको नाराज क्यों करना चाहते हैं? ये बात अरफा आपकी ठीक है। इन लोगों में एक इलेक्शन जीतने वाला जो मशीनरी है, वो कॉन्फिडेंस तो है, इनमें भरोसा है कि किसी तरह मुद्दों को थोड़ा इलेक्ट्रेट को डिस्ट्रैक्ट करके, इमोशनल इश्यूज लाके, कोई और नया कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जो वो तो कर ही नहीं है, वो खड़ा करके आर्थिक मुद्दों से अटेंशन हटाने की क्षमता इनमें है, मैं मानता हूं, और इनमें अपना कॉन्फिडेंस भी है। मगर अरफा आप देखिए कि पिछले जो 2019 के बाद जो राज्य में चुनाव हुए हैं, उसके अगर आप नतीजे देखें तो वो कॉन्फिडेंस जो इनमें था वो नतीजे तो नहीं बताते, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस के तुलना में आप इनके देखें, महाराष्ट्र में, जहां भी, हरियाणा, झारखंड, इनके वोट शेयर में तो बड़ी गिरावट तो आई है। और इसमें ये तो इन्होंने, इनकी खुद भी अंदर भी चिंतन बैठक हुई है। और तो अब बिहार में देखना है कि कोविड के पहला इलेक्शन होगा जो कोविड के बाद और कोविड के जो कारण जो पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो उपलब्धियां हुई हैं, उस वजह से पहला इलेक्शन हो रहा है। उसके बाद तो किस तरह बिहार में, किस तरह मोदी जी कन्विंस करते हैं लोगों को कि क्या चेंज करना है, तो किस तरह के चेंजेस बीजेपी ला रही है, लाना चाहती है, तो वो देखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आपका इस तमाम जानकारी के लिए और ये तमाम जो दर्शकों को देने के लिए। ये बहुत अहम है। आप ठीक कह रहे हैं कि बिहार चुनाव पर बहुत नजदीक से नजर रखनी पड़ेगी और इस पर नजर रखे हुए हैं कि बिहार चुनाव बताएगा कि देश आगे 4 साल में कैसे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।